नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका अपना पवन सिहाग तक्षशिला 2020 क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्लासेस दी हैं। इसके अलावा हमारी ओल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लासेस रह चुकी है। आज हम इसके समांतर आधुनिक इतिहास को आरंभ करने जा रहे हैं। समांतर क्या है, सारी क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी और दूसरी तरफ अपना हरियाणा जीके का कंटेंट चल रहा है जिसके अंदर 7 जिले सीक्वेंस वाइज करवा दिए हैं और 8वें जिले की वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगी। कई मेरे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो बीच में 3-4 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाया। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है आधुनिक इतिहास का, यह वीडियो मुख्य रूप से मैं आज उड़ान कैंपस के प्रवीण शर्मा जी को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो आपके सामने लेक्चर डाल रहा हूं, इसकी जो रूपरेखा है किस तरह से बनानी है, यह बनाने की जो राय है वो हमारे प्रवीण गुरुजी ने दी है। तो स्पेशली दिल से धन्यवाद करूंगा पूरे तक्षशिला परिवार की ओर से प्रवीण गुरुजी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम आधुनिक इतिहास को। देखिए साथियों, यदि मैं आधुनिक इतिहास की बात करूं कि भारत का आधुनिक इतिहास कब शुरू होता है, देखिए इसके आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक बुनियाद की तरह काम करेगा। आज मैं किसी कंटेंट को पूरा नहीं करने वाला, आज सिर्फ हम ये समझेंगे कि विदेशी भारत आए क्यों, भारत में आने के बाद उन्होंने भारत के अंदर किस तरह का राजनीतिक परिवर्तन लेके आए और किस तरह का आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिला। इसके अलावा देखेंगे कि भारतीय इतिहास के बारे में भारतीय इतिहासकार क्या बात बोलते हैं और जो विदेशी इतिहासकार यानी कि जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं वो इस संदर्भ में क्या बात बोलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो विदेशी इतिहासकार जो बात बोलते हैं उनका हम खंडन करने का काम करें। हम देखेंगे कैम्ब्रिज स्कूल्स यूनिवर्सिटी है वो क्या बात बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी विचारधाराओं का आज हम खंडन करेंगे और भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा एक लेक्चर पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को समझाने का काम करेगा। यानी हम ये समझेंगे कि घटनाएं किस क्रम में घट रही है और ये घटनाएं क्यों घट रही है, उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा हमें सबसे पहले ये बात भी देखेंगे कि आधुनिक इतिहास को जानने के साधन क्या है हमारे पास। देखिए जैसे हमने बात की थी प्राचीन इतिहास की, तो जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे थे हमने क्या बात की थी कि यहां मिलने वाले भवन, सिक्के, आभूषण, मणके, ओके, या जो दूसरी चीजें खुदाई के दौरान मिली है जैसे स्तंभ हो गए, तो इन चीजों से क्या है हमें अपने प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसी तरह से अगर मैं मध्यकालीन की बात करूं कि मध्यकाल को कैसे जाना जा सकता है, तो इसके अंदर हमने बात किया था कि यहां पर भी तो अनेक भवन बने थे, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सारी मध्यकालीन की चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहां जो पुस्तकें मिली हैं चाहे वो बाबरनामा हो, ठीक है ना, तो उन पुस्तकों को पढ़ने से भी हमें क्या था, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही थी। आज हम देखेंगे कि आधुनिक इतिहास को कैसे जाना चाहिए। इसको जानने के लिए हमारे सामने कौन कौन से साधन रखे हुए हैं जिनके आधार के ऊपर हमें आधुनिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास को जानने के हमारे पास साधन क्या है और किस तरह के इतिहासकार हमें आधुनिक काल में देखने को मिलेंगे। देखिए साथियों, आधुनिक काल का जो इतिहास है इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा सटीक और सही जानकारी मिलती है। कारण क्या है सही और सटीक जानकारी मिलने का, क्योंकि यहां का सारा ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो अपने सामने लिखित है। लिखित प्रमाण होने के कारण क्या है, आधुनिक इतिहास की जानकारी को हम ज्यादा सही मानते हैं,
ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आधुनिक इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या साधन है। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो आधुनिक इतिहास के अंदर यहां पर भी क्या है, अनेक पुस्तकें लिखी गई है। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर रहे हो, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, भगत सिंह रहे हो, सब ने क्या है अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। देखिए पुस्तकों में क्या है, एक तो राष्ट्र को समर्पित हमें यहां पे बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और कुछ क्या मिलेगी हमें आत्मकथा देखने को मिलेगी। तो जब इन आत्मकथाओं को पढ़ेंगे किनके, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, तो वो हमें क्या बात समझाएंगे, वो हमें यही बताएंगे कि इस समय स्थितियां कैसी थी, अंग्रेज किस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे थे भारत में, भारतीयों के साथ उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है ना, भारत का कितना शोषण हुआ, हमने उस आंदोलन में क्या किया, ठीक है ना। तो इन चीजों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, उस समय लिखी गई पुस्तक। दूसरी क्या है, उस वक्त के अखबार। अब उस समय क्या है, अनेक अखबारों का प्रचलन शुरू हो गया था। भारत के अंदर पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लेके आ गए थे। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया, अखबार छपने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी, तो उन पत्रिकाओं में होता क्या था, उन पत्रिकाओं में और कुछ नहीं, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी उनको उजागर करने का काम किसमें होता था, इन्हीं अखबारों में होता था, ठीक है ना। जैसे बंगाल गजट हो गया, ठीक है ना, सबसे पहला न्यूज़पेपर भारत का जो था, ठीक है ना, हरी भूमि, संदेश, अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, और ये पत्रिकाएं आज भी हमारे सामने रखी हुई है। तो जब हम इन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, उस वक्त की नीतियों का पता चलता है। तीसरा बड़ा साधन अपने पास क्या है, उस समय लिखे गए पत्र। देखिए ये पत्र कई तरह के देखने को मिलते हैं। कई तरह से मेरा मीनिंग क्या है, जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए थे, अब जेल में जाने के बाद भी उन्होंने कई तरह के पत्र लिखे थे। जैसे बात करूं, भगत सिंह ने 3 मुख्य रूप से पत्र लिखे थे, जिनके अंदर उन्होंने समाज को संदेश देने का काम किया था, ठीक है ना। इसके अलावा जो अंग्रेजी अधिकारी थे, इन अंग्रेजी अधिकारियों ने, इन्होंने भी तो अपने बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा होगा, अनेक पत्र लिखे थे। तो ये पत्र आज भी संभाल के रखे हुए हैं, और जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, क्योंकि पत्र कोई आम छोटे बड़े काम के लिए तो वो लिखेंगे नहीं, किसी बड़े संदेश को देने के लिए जो ये पत्र लिखेंगे, और ये पत्र आज भी संभाल के रखे। तो ये क्या है, हमारे सामने एक मुख्य कड़ी के रूप में सामने आता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें, तो जब ये भारत में आते हैं, देखिए एक व्यापारी कंपनियां हैं, यूरोप से ये आ रही है, तो जब ये आ रही है तो ये वहां से क्या है, कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया से एक प्रस्ताव पास करवाते हैं। वहां की रानी, जैसे एक उदाहरण से बताता हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसमें 217 साझेदार थे, उनमें रानी खुद भी थी। तो ये क्या है, जब इतने साझेदार मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं तो वो भी तो कोई ना कोई साइन, कोई हस्ताक्षर, कोई कंडीशनों के ऊपर साइन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो भी आज तक क्या है, संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार पत्र दिया, मतलब एकाधिकार दे रहे हैं, मतलब किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया का वो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा जब भारत में वो आए तो उस दौरान उन्होंने क्या है, जो कानूनी दस्तावेज पूरे किए, वो भी क्या है, हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा अदालतें, देखिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर अदालतें शुरू कर दी थी, चाहे वो कलकत्ता की रही हो। तो ये जब अदालतें आरंभ हुई तो इन अदालतों में क्या होता था, अनेक मुकदमों की सुनवाई होती थी, अलग अलग मुद्दों पे बहस की जाती थी, ठीक है ना। तो उस दौरान जो भी मामला इन अदालतों में आता था, उनके दस्तावेज आज भी क्या है, संभाल के रखे हुए,
ठीक है ना। जैसे भगत सिंह के ऊपर उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो जब वो फांसी की सजा सुना रहे हैं तो कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो रही होगी। तो उस दौरान क्या पक्ष रखा गया, क्या विपक्ष रखा गया, उन सारी चीजों पर चर्चा हुई होगी, और उससे संबंधित दस्तावेज भी क्या है इन अदालतों में आज तक संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय जिनको हम बोलते हैं, इन संग्रहालयों में भी अनेक दस्तावेज देखने को मिलते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी से संबंधित रहे होंगे, लॉर्ड इरविन से संबंधित रहे, अनेक से संबंधित है, वो आज भी संभाल के रखे। पर इन म्यूजियम्स को पढ़ने से पहले हमें 3 देशों के म्यूजियम्स को देखना पड़ता है। एक देश के म्यूजियम को देखकर हम यह अनुमान नहीं लगाएंगे कि वास्तविक इतिहास क्या था। हमें क्या है, भारत के अंदर जो म्यूजियम बने हुए उनमें क्या क्या आधुनिक इतिहास की चीजें रखी हुई है उनको देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान के म्यूजियम में क्या क्या चीजें रखी हुई है, उनको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी क्या था, उस वक्त भारत का हिस्सा था। बंटवारे के बाद एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया, पर वो भी तो हमारे आधुनिक इतिहास की गवाही दे रहा है ना, तो हमें जानना पड़ेगा। तीसरा कौन सा है, ब्रिटेन के, कि ब्रिटेन के अंदर जो म्यूजियम्स बने हुए हैं उनमें जो भारतीय इतिहास से संबंधित चीजें रखी गई हैं वो किन बातों की गवाही देता है। तो जब हम इन तीनों देश के म्यूजियम्स को देखते हैं, इनमें रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमें क्या है, भारत के आधुनिक इतिहास को जानने का मौका मिलता है। ठीक है ना। और कौन कौन से हमारे सामने कड़ियां आ सकती हैं, जैसे भारत में हम बात करें गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत में वाइसराय आए। तो जब ये गवर्नर आ रहा है, गवर्नर जनरल आ रहा है, वाइसराय भारत में आ रहा है, तो ये भारत में आएंगे ना, ये देखिए ये कानूनी अधिकारी है, ये क्या है, सारे सारे कानूनन अधिकारी है और कानूनी नजर से ही भारत में आएंगे। ठीक है ना। तो इनको आने से पहले भी कोई ना कोई ज्वाइनिंग लेटर लेना पड़ेगा। जब ये अपने कार्यभार, अपने पद को छोड़ेंगे तब भी इन्हें किसी न किसी तरह का पत्र दे दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में आने के बाद ये जो कार्य करेंगे उन कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। ठीक है ना। तो उनसे संबंधित दस्तावेज आज भी संभाल के रखे हुए हैं। तो ये भी क्या है, भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि एक कड़ी से कभी भी पूरी घटनाओं को नहीं जाना जा सकता। देखिए साथियों, जब भी आप इतिहास को याद करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा गहराई में चलूंगा, कारण क्या है कि अभी HPSC के एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है ना, स्टेट PSC जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास से संबंधित सबसे ज्यादा आएंगे। देखिए मिडोरियन हिस्ट्री के कंपैरिजन में मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट हमेशा ज्यादा रहता है। इससे संबंधित चीजों को रट्टा नहीं समझना पड़ता है, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो समझ का आता है। ठीक है ना। कोई तहसीलदार ऐसे ही थोड़ी लगा देगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जो अकाल पड़े थे, देखिए भारत में अनेक अकाल पड़े। इन अकाल पड़ने के दौरान जो इनकी जांच के लिए आयोग बने, क्या बने, आयोग बने। जब आयोग बनेगा तो ये आयोग कोई ना कोई रिपोर्ट आगे प्रकाशित करेंगे। तो इन आयोग की रिपोर्ट्स भी हमारे सामने क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में आज भी संभाल के रखी हुई है। इसके अलावा जो अन्य आयोग बने, अन्य आयोग का मतलब क्या है, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बात करूं, जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तो आयोग बनाए गए थे। ठीक है ना। अनेक कमेटियां बनाई गई थी, अनेक आयोग विदेशी भी भारत में आए थे, चाहे वो साइमन कमीशन आयोग भारत आया हो। तो उनकी जो रिपोर्ट है और उस दौरान जो भारतीयों की प्रतिक्रिया रहेगी
वो हमारे सामने क्या है, आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो विभाजन के समय, जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन के समय जो कंडीशंस रखी गई थी, जो कानूनी कार्रवाई की गई थी, तो वो भी क्या है, इतिहास जानने का हमारे सामने क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा जो चित्रकारिता थी, देखिए चित्रकारिता, अब देखिए उस समय अनेक चित्रकारिता प्रचलित हो गई थी। जैसे भारतीयों में राष्ट्रीयता की चेतना लाने के लिए भारत माता के चित्र को बनाया गया। तो ये जो चित्रकारिता होती थी, इनमें भी क्या है, कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास की झलक जरूर मिलती है, क्योंकि इंसान उसी चीज का चित्र बनाता है जो चीजें उसके सामने होती हैं। ठीक है ना। तो ये चित्रकारिता भी क्या थी, मुख्य रूप से कड़ी के रूप में सामने आती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो इतिहासकार हैं, कौन कौन से इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, पाकिस्तान के जो आज के इतिहासकार हैं, ओके, इसके अलावा ब्रिटेन के, ये हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम रहा या विदेशियों के भारत में आने की बात रही, इनके बारे में क्या बातें करते हैं, कहीं ना कहीं तो उनमें भी सच्चाई होगी कुछ है, तो वो भी हमारे इतिहास को जानने के साधन। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, और किन चीजों से हम इतिहास को जान सकते हैं, जान सकते हैं कि हम उस समय जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो गतिविधियां भारत में घटी, कौन सी, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाएं भारत में घटी और उसका प्रभाव ब्रिटेन पे पड़ा, इस चीज को अध्ययन करके भी हम क्या है, आधुनिक इतिहास की चीजों को जान सकते हैं। देखिए इसके ऊपर एक विशेष रूप से अभी हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। हम देखेंगे कि मैं भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बात क्यों कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम बाद टॉपिक पे आऊंगा जब हम बात करेंगे कि भारत की जीडीपी जो 27% थी पूरे वर्ल्ड की, वो 3% में किस तरह से कन्वर्ट हो गई, और ब्रिटेन जो कि कुछ नहीं था, वो देखते ही देखते दुनिया की एक पावरफुल कंट्री कैसे बन गया, तो उसका जवाब देती है ये अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। इसके अलावा हम और इतिहास को कैसे जान सकते हैं, आधुनिक को, उस वक्त की व्यापारिक गतिविधियां, कौन सी व्यापारिक गतिविधियां, कि कौन कौन सी व्यापारिक गतिविधियां घट रही थी, भारतीय व्यापार में क्या चल रहा था, ब्रिटेन के व्यापार में क्या चल रहा था। तो इन सारी चीजों को जब हम एक सूत्र में पिरोते हैं और कड़ी के रूप में जब हम इनको स्टडी करते हैं, तब हमारे सामने क्या आ जाता है, आधुनिक इतिहास आ जाता है। ठीक है ना। क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है ये बुनियाद की तरह काम करेगा। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, तो आज हम क्या है, पूरे आधुनिक इतिहास की नींव को जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी घटनाएं घट रही है वो घट क्यों रही है, कारण क्या है। देखिए साथियों, बिना किसी कारण इतिहास में कोई घटना नहीं घटी हुई, उसके पीछे क्या है, एक बड़ा कारण रहा है, और उन्हीं बड़े कारण जो कि आधुनिक इतिहास के समय रहे, उनको आज हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हम आज विदेशी इतिहासकारों की जो सोच है, जो उनकी विचारधाराएं, उनका आज हम खंडन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी कि आधुनिक इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमें साधन ही नहीं पता, हम क्या उसको आगे स्टडी कर पाएंगे, इसलिए पहले इनको जानना बड़ा जरूरी था। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये विदेशी भारत में आए क्यों। दूसरी बात हमें आज क्या देखनी है कि विदेशी भारत क्यों आए, भारत क्यों आए। देखिए इसका कारण आज हम जानते हैं पहले, क्योंकि भारत में आ रहे हैं, देश तो और भी बहुत है दुनिया में,
वो वहां क्यों नहीं गए, भारत में ही क्यों आए, और भारत में भी उन्होंने दक्षिण को इतना टारगेट क्यों बनाया, ठीक है ना, और क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन चीजों के ऊपर आज पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत आरंभिक काल से ही क्या है, एक बहुत ही बड़ा धनवान देश के रूप में रहा। यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी थी और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। और भारत के अंदर खास करके जो नीचे वाले हिस्से, ये जो है, यहां जो केरल का क्षेत्र है, कौन सा, केरल, यहां के मसाले जो थे ये पूरे दुनिया में बड़े मशहूर थे। भारत के मसाले क्या हैं, विदेशों में भेजे जाते थे, विदेशों से व्यापार हुआ करता था। और इधर वाली साइड जो यूरोप है, इस यूरोप के अंदर इन मसालों की बहुत बड़ी मांग थी, ठीक है ना। तो लगातार व्यापार होता रहता था और इसी व्यापार से क्या है, भारत की धन संपदा, या मैं कहूं सोना और चांदी, लगातार क्या है, बढ़ते जा रहे थे। अब ये कोई व्यापार ये नहीं है कि वास्को डी गामा भारत आया और उसके बाद ये व्यापार शुरू हुआ, नहीं। देखिए, एक बात बड़ी कॉमन सुनते हैं साथियों कि हम कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भारत कहीं खोया हुआ थोड़ी था जो उसकी खोज की, भारत तो दुनिया के नक्शे में पहले ही था और दुनिया में प्राचीन काल से भारत व्यापार करता आ रहा था, ठीक है ना। देखिए, यूरोप से पहले भी व्यापार हुआ करता था भारत के साथ, पर यह व्यापार कहां से होता था, भूमि मार्ग से। कहां से, भूमि मार्ग से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। अब भूमि मार्ग क्या है, ये जो दिल्ली से होकर रास्ता जाता है, कहां से, दिल्ली से होकर जो रास्ता जाता है, इन क्षेत्रों से क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। परंतु जैसे जैसे अफगान की, जो अफगान लोग हैं, इनकी ताकतें बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या काम किया, यहां से होने वाले व्यापार में अड़चने डालना शुरू कर दिया। जो व्यापारी आते थे उन व्यापारियों को लूट लिया करते थे, जिससे क्या है, यूरोप में लगातार जो व्यापारी थे उनको घाटा होता जा रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, यूरोप में एक पॉलिसी निकली। देखिए, यूरोप, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, पुर्तगालियों की बात करूं, अंग्रेजों की बात करूं, या डच की बात करूं, डेनिश या फ्रेंच, किसी की बात कर लो, इन देशों के पास अच्छी नाविक या अच्छी जल सेना थी। यानी ये लोग क्या है, ये जो समुद्र का इधर रास्ता लगता है, इन समुद्रों में पहले से ही जाया करते थे, बड़ी बड़ी इनके पास जहाजें हुआ करती थी, लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। तो इन्होंने क्या है, इन अफगान लोगों से परेशान होके यूरोप में एक पॉलिसी निकाल दी, एक स्कीम निकाल दी कि जो भी नागरिक या जो भी नाविक समुद्री रास्ते की खोज करेगा, किसकी, समुद्री रास्ते की खोज करेगा, उसे यूरोप का विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो इसी एवज में क्या है, यूरोप से दो प्रसिद्ध नाविकों का नाम आता है। पहला नाम आता है वास्को डी गामा। किसका, वास्को डी गामा। और दूसरा नाम किसका आता है, कोलंबस का। देखिए, ये दोनों के दोनों नाविक एक साथ भारत की खोज करने समुद्री रास्ते पे निकले थे। कोलंबस भटकता भटकता पहुंच गया था अमेरिका, और वास्को डी गामा कहां पहुंचा था, कालीकट, जहां पे क्या है, राजा जमोरिन इसका स्वागत करता है। एक भारतीय राजा होता है, अतिथि देवो भव का अनुसरण करते हुए इनका क्या करता है, स्वागत करता है। और लगभग ये भारत के अंदर क्या है, 3 महीने रहता है। 3 महीने रहने के बाद वापस जब ये पुर्तगाल जाएगा, वास्को डी गामा कब, 1498 में आया था, और लगभग 3 महीने रुकने के बाद वापस कहां चला गया था, पुर्तगाल।
तो जब उसने वहां जाके भारतीय मसालों को बेचा तो उसको 60 गुना, देखिए साथियों बहुत बड़ी रकम होती है, सोने से भी कीमती माने जाते थे भारतीय मसालों को। और खास करके जो केरल है ये तो मसालों के लिए विश्व विख्यात है, भारतीय मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो जब ये 60 गुना बेनिफिट वहां जाके कमाने वाला है, तो ऐसे में क्या है, पूरे यूरोप में एक होड़ सी लग गई भारत आने की। ठीक है ना, यही कारण है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली जब भारत आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, फिर डच भारत आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, और एट लास्ट कौन आए, स्वीडन के जो लोग थे वो भारत में व्यापार करते। ये तो बड़ा कारण हो गया कि भारत में ये लोग मसालों का व्यापार चाहते थे। इसके अलावा जो दूसरा कारण क्या था कि भारतीय सूती जो वस्त्र थे, देखिए भारत में क्या है, सूती वस्त्र हाथों से बनाया जाता था, इनके ऊपर अच्छी कढ़ाई हुआ करते थे, फूल पत्ते इन पे बनाए हुए होते थे। और यूरोप के अंदर ये यूरोप की महिलाओं को खास करके ये कपड़े बड़े पसंद आते थे। तो लगातार क्या है, यूरोप में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ रही थी। ठीक है ना, अब यूरोप में जो कपड़ा बन रहा था वो मशीनों से बन रहा था, और भारतीय कपड़े की तुलना में वो सस्ता भी था, परंतु फिर भी क्या है, भारतीय कपड़े की मांग ज्यादा थी। ठीक है ना, वो यहां की जो महिलाएं कहती थी कि जो 52 गज का दामन है वो भारत वाला होना चाहिए। तो बेचारे पुरुष क्या करेंगे, खरीदना पड़ेगा बाजार से। अब बाजार क्या है, उपभोक्ता की मांग पे चलता है। ठीक है ना, कि उपभोक्ता को किन चीजों की मांग है, तो लगातार भारत के कपड़े की मांग क्या यूरोप में बढ़ रही थी, तो इसका व्यापार करने के लिए भी ये क्या है, भारत में आते थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण, भारत में सोना जो चांदी था, सोना व चांदी। देखिए मैं इस टॉपिक पे विशेष रूप से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के अंदर एक विचारधारा चली थी जिसका नाम था धातुवाद। कौन सी विचारधारा थी, धातुवाद। ये धातुवाद की विचारधारा क्या बात बोलती थी कि जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना चांदी होगा या कीमती धातु होगी, भविष्य में वो देश उतना ही मजबूत होगा। ठीक है ना, तो भारतीय ये जो सोना चांदी था ये इन यूरोपियों को आकर्षित कर रहा था। ठीक है ना, और ये दक्षिण वाला भाग इतना क्यों कर रहा था, इसका कारण जान लेते हैं थोड़ा सा। कारण क्या था, देखिए भारत के बिल्कुल मध्य में यहां पे हिंदकुश पर्वतमाला आती है। ये हिंदकुश पर्वतमाला क्या है, भारत को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, अब देखिए आरंभिक काल में जितने भी आक्रमण हुए वो कहां हुए, इस दिल्ली वाले भाग में हुए। हम कितने वंश पढ़ते हैं, हम मुगल वंश की बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करूं तो गुलाम वंश की बात करते हैं, खिलजियों की बात करते हैं, तुगलक वंश की बात करते हैं, शैद वंश की बात करते हैं, लोदियों की बात आती है और मुगलों की बात आती है। ये सभी ने राज कहां किया था, यहां दिल्ली में किया था। दक्षिण के अंदर इन्होंने कभी भी इतना इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि बीच में हिंदकुश पर्वतमाला आने के कारण इसको डिवाइड कर देते। ठीक है ना, इसलिए इतने आक्रमण नहीं हुए। हालांकि एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण हुआ था। उन्होंने दक्षिण में काफी लूटपाट की थी, पर यह धन क्या है, इधर से इधर ही आया था, यानी भारतीय धन भारत में सुरक्षित था। दूसरा एक बड़ा फैक्टर बताता हूं, यहां जो चोल वंश होता था, यहां पे जो चोल वंश होता था ये विदेशों से व्यापार किया करता था। यानी कि चोल वंश बहुत पहले से विदेशों के साथ क्या करता आ रहा था, व्यापार करता आ रहा था। और जब व्यापार होगा तो भारतीय जो सोने चांदी के भंडार है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो भारत का ये बेशुमार जो खजाना था ये भी कहीं ना कहीं यूरोपियों को भारत की तरफ खींचने का काम कर रहा था। ठीक है ना, अगला कारण क्या था, यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था।
फैक्ट्रियां लगने लग गई थी। तो फैक्ट्रियों के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कच्चा सामान और मजदूर। देखिए, दो चीजें बड़ी जरूरी होती। जब तक आपके पास प्रॉपर मजदूर नहीं है और कच्चा सामान नहीं है तो आप उद्योग नहीं लगा सकते थे। आज तो चलो सारी चीजें हमने डिजिटल कर दी, मशीनों की तरफ ज्यादा चलने लगे, परंतु उस समय क्या था, मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती थी और लगातार क्या है, कच्चे माल की भी आवश्यकता होती थी। इन दोनों चीजों की पूर्ति करने के लिए अभी ये यूरोपियन कहां आकर्षित हो रहे थे? भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक है ना? तो इस वजह से क्या है, जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में आने लगी और आते आते धीरे धीरे भारत के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया? अपना राज स्थापित कर लिया। अब ये कोई राज एक दो दिन में स्थापित नहीं हुआ, एक लंबा संघर्ष चला। क्योंकि हमें पता है जब ये भारत में आएंगे तो भारत में अनेक ताकतवर वंश भी भारत में होंगे। जब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं तो उस वक्त जहांगीर है। जहांगीर क्या है? राज कर रहा है। जहांगीर तो अपने आप में पावरफुल राजा था। क्योंकि मुगल डायनेस्टी की बात करें तो जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती 1707 में, जब तक औरंगजेब की 1707 में मृत्यु नहीं हो जाती, अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली पे आंख उठाकर भी देख सके। ठीक है ना? तो ये नहीं कि आए और आते ही भारत को गुलाम कर लिया, नहीं। जैसे जैसे भारतीय राजनीति क्या होने लगी? कमजोर होने लगे, वैसे वैसे क्या है, अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाना शुरू किया और धीरे धीरे भारत को क्या करने लगा? गुलाम करने लगा। ठीक है ना? तो यहां तक ये कहानी समझ में आई नहीं कि ये यूरोपियन भारत में क्यों आ रहे हैं और किस तरह की घटनाएं घटने वाली। ठीक है ना? अब चलो एक दूसरी चीज पे नजर डालते हैं कि प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों की स्थिति क्या थी और उसके बाद में स्थिति में क्या बदलाव आया और क्या कारण था कि आगे जाकर जो एकाधिकार व्यापारिक कंपनी को दिया हुआ था, रानी ने उस अधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है ना? क्योंकि आज जो पूरी स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं, भारतीय इतिहास की ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजों के इर्द गिर्द घूमती है। बाद में हम इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पुर्तगालियों को अलग से पढ़ेंगे, अंग्रेजों को अलग पढ़ेंगे, डच अलग पढ़ेंगे, डेनिस अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना? फ्रांसीसियों को अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना? पर आज हम ये समझना है कि 1600 ईस्वी से लेकर और 1947 तक भारत में क्या घटा, इन घटनाओं को आज हमें जानना है। और जानने से पहले इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है कि अंग्रेज नीतियां किस तरह से बदल रही हैं और उनके इतिहासकार कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि भारतीय जब इतिहास को जानना है तो हमें दो तरह के इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा। पहला किसको पढ़ना पड़ेगा कि जो भारतीय इतिहासकार है वो क्या बात बोल रहे हैं और ब्रिटिश जो इतिहासकार है वो क्या बात बोल रहे हैं, इनकी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां हैं वो क्या बात बोलती हैं। देखिए, पहली बात, चलो इनके इतिहासकारों से शुरू करते हैं। भारतीय इतिहासकारों को तो हमें लगभग पता है कि भारतीय इतिहासकार क्या कहने वाले हैं। हमारे इतिहासकार तो यही कहेंगे कि अंग्रेज भारत में आए, आने के बाद इन्होंने भारतीयों का शोषण किया और ये शोषण इतना ज्यादा किया कि लोगों की जो जीवन था, जीवन प्रत्याशा थी, वो 21 साल तक की रह गई थी। ठीक है ना? मृत्यु दर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था इन्होंने। लाखों लोग भूखमरी से मरे थे। ठीक है ना? तो भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण का तो हमें पता है। पहले जान लेते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार क्या बात बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज पहले हमें इनकी बातों का खंडन करना है। ठीक है ना? इनको झूठा साबित करना है जो कि वास्तव में झूठे हैं। ठीक है ना? पहली बात देखिए,
पहली बात ये क्या बात बोलते हैं कि हमने कभी भारत पे राज किया ही नहीं, भारत पर राज किया ही नहीं। देखिए सबसे बड़ा झूठ इनके इतिहासकार ये बात बोलते हैं कि हमने कभी भारत पे राज किया ही नहीं। अब हमें पता है वो तो कि इन्होंने कितना राज किया अपने ऊपर, किस तरह की पॉलिसीज इन्होंने हमें दी, किस तरह की कानून व्यवस्था इन्होंने हमें दी। हम रोल्ट एक्ट को भी जानते हैं, क्या घटनाएं घट रही थी, ठीक है ना। तो हमें एक तो इस घटना का आज खंडन करने का काम करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, वो क्या बात बोलते हैं कि अंग्रेज लोग जो हैं या जो गोरे लोग हैं वो क्या है, सभ्य है। मतलब अपने आप को ये सभ्य कह रहे, मतलब हमें असभ्य कह रहे थे। इसका मतलब यही हुआ। ये क्या बात बोलते हैं, भारतीय लोग सभ्य नहीं थे, न यहां पे किसी तरह की कोई राजनीतिक व्यवस्था थी और न ही किसी तरह की कोई आर्थिक व्यवस्था थी। हमने तो अपना कर्म और धर्म समझते हुए भारत पे आए और इन लोगों को क्या कर दिया, सभ्य बनाने का काम किया। देखिए बड़ी अजीब विचारधारा बोल रही है, ठीक है ना। अगली बात क्या बात बोलते हैं, हमने कभी उपनिवेश, भारत को कभी उपनिवेश बनाया ही नहीं, मतलब भारत कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा ही नहीं। हमने तो यहां आके लोगों की मदद करने का काम किया, ठीक है ना, लोगों को ठीक ढंग से जीना सिखाया। ये बात बोलते हैं जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं, ठीक है ना। परंतु आज भारतीय इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए और वास्तविक दस्तावेजों को पढ़ा जाए तो हम क्या समझते हैं, ये सारी चीजें तो सरासर गलत थी, ठीक है ना। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद तो सारी स्थितियां बदल जाती हैं, भारतीयों के पक्ष में तो कुछ नजर नहीं आता, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हमें विस्तार से चर्चा करनी। पहली बात इनके ऊपर जिक्र करते हैं आज कि इन्होंने भारत को कभी न तो उपनिवेश बनाया, हमने क्या किया, इनको अच्छी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था दी। देखिए पहले इन चीजों का खंडन करने का काम करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हमें व्यापारिक थोड़ी सी नजर को समझना पड़ेगा कि व्यापारिक नजर किस तरह की रहती है, ठीक है ना। इसके लिए देखिए 1600 ईस्वी के अंदर भारत आए अंग्रेज, ठीक है। टाइम पीरियड ले लेता हूं मैं 1757 तक, प्लासी तक का ले ले, ठीक है ना। एक तरफ मैं ले लेता हूं भारत को और दूसरी तरफ ले लेता हूं ब्रिटेन को, दोनों को ले लिया। अब जब ये व्यापारी बन के भारत में आए तो भारत से जो वस्तुएं थी, फिनिश गुड्स होते थे, तैयार माल जिसको हम बोलते हैं, ये वस्तुएं कहां जाती थी, ब्रिटेन जाया करते थे। और बदले में ब्रिटेन से क्या आया करता था, भारत में पैसा आया करता था। अब पैसा किस रूप में आएगा, ये आएगा सोना और चांदी। मतलब भारत में स्टार्टिंग में व्यापार करने आए, इन्होंने भारत से व्यापार किया भी, पर आरंभिक व्यापार से भारतीयों को क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। धीरे धीरे भारतीय जो हाथ से बना हुआ सामान था उसकी यूरोप के अंदर दिन ब दिन मांग बढ़ने लगी, ठीक है ना। अब देखिए ये स्थिति बदली क्यों, कारण जान लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी कि ब्रिटेन के अंदर धातुवाद का सिद्धांत चल रहा था, जिसका मतलब क्या था, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना चांदी होगा भविष्य में वो देश क्या रहने वाला है, उतना ही ताकतवर रहने वाला है। परंतु रानी ने कहा आप कर क्या रहे हो, धन कहां जा रहा है, सारा सारा भारत की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे में तो भविष्य में हमारी स्थिति और ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो इसीलिए क्या है, जब हम 1757 के बाद का इतिहास पढ़ते हैं, कहां तक का, 1857 तक का, चलो 100 साल का ले लेता हूं आगे। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन से सामान कहां आता था, भारत आता था, और भारत से पैसा कहां जाता था, ब्रिटेन जाया करता था। ठीक है ना। और ऐसा करने के लिए इन्होंने भारतीय जो स्ट्रॉन्ग जोन था, कौन सा, व्यापारी, इस व्यापारी वर्ग को क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया। समाप्त कैसे कर दिया, इन्होंने भारतीय जो व्यापारी था उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया। ये क्या काम करते थे, कच्चा जो माल था, ये कच्चा माल क्या है, कहां लेके जाते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे। ब्रिटेन से जो तैयार माल होता था ये कहां लेके आते थे, भारत लेके आते थे। ठीक है ना। तो ये जो ब्रिटेन से सामान आता था बनकर, जो तैयार माल आता था, ये क्या होता था, सस्ता होता था। कारण क्या था सस्ता होने का, क्योंकि ये सामान मशीनों से बनता था, कम मजदूरी लगने के कारण ये सामान क्या रहता था, मार्केट के अंदर सस्ता रहता था। भारतीय लोग खुद क्या है, इन चीजों को खरीदने लगे थे, और धीरे धीरे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या है, सुधरने लगी थी, और वहां प्रति व्यक्ति आय क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और भारतीय प्रति व्यक्ति आय क्या होने लगी, घटने लगी। इसके अलावा दूसरी घटना यहां क्या समांतर देखने को मिली, कि जब कच्चा माल जो है ये ब्रिटेन जाएगा, देखिए व्यापार किस चीज का होता था, मुख्य रूप से कपड़े का होता था। ठीक है ना। तो कपड़े के व्यापार के लिए जो कच्चा सामान चाहिए वो क्या थी, कपास, नील, इन चीजों की आवश्यकता होती थी। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, भारत के अंदर, देखिए कृषि दो तरह की होती है, एक खाद्य कृषि होती है और एक कौन सी होती है, वाणिज्य कृषि होती है। इन्होंने क्या किया, खाद्य कृषि को घटा दिया, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, और वाणिज्यिक कृषि को, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारत के अंदर खाद्यान्न की कमी आने लगी, मतलब गेहूं, चावल, दालें, इनकी कमी आने लगी। और जब भारत में अकाल पड़े तो यही कारण है कि वाणिज्यिक कृषि ज्यादा होती थी, खाद्यान्न कम होते थे, और अकेले बंगाल में 1857 से पहले 90 लाख से ज्यादा लोग क्या है, भूखमरी के कारण मर गए थे। ठीक है ना। आगे जाके जब 1857 की क्रांति होगी तो उस समय महत्वपूर्ण भूमिका ये अकाल भी निभाने वाले हैं और यहां का किसान वर्ग भी निभाने वाला है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी देर पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटियां हैं वो क्या बात बोलती है, हमने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा, तो हम समझ सकते हैं कितना सुधार रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया, तो हमें पता है इन्होंने बंगाल के ऊपर भी राज किया पहले, फिर उन्होंने मैसूर को अपना टारगेट बनाया, फिर पंजाब को अपना टारगेट बनाया, धीरे धीरे इन सारी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद यहां जो राजा राज किया करते थे उनको अपने पद से हटा दिया गया। खास करके हम जिक्र करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर आएंगे, जो उन्होंने सहायक संधि आरंभ की, और देखेंगे सहायक संधि का यहां पे क्या प्रभाव पड़ा था। क्योंकि साथियों, गवर्नर जनरल और वाइसराय, इस बार इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है, जो अभी आगे एचपीएससी का पेपर हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इनको डिटेल में पहले समझ लेते हैं कि घटनाएं घटेगी क्यों, क्योंकि जब ये इमेज आपके दिमाग में होगी तभी पूरा कंटेंट आप समझ पाओगे कि इन घटनाओं के पीछे वास्तविक कारण क्या है। ठीक है ना। चलिए, यहां तक सी कुछ साथियों कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे चलते।
तो हमने अब तक ये देख लिया कि भारतीय इतिहास को जान कैसे सकते हैं, साधन क्या है, भारत में ये लोग आ क्यों रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां भारत में घट रही है। अब चलते हैं इस कड़ी में हम आगे। अब देख लेते हैं सीक्वेंस में कि कब कब कौन सी घटनाएं घटी और कब कब भारत में कौन आए। एक हाईलाइटेड चार्ट की मदद से समझेंगे और अगला जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा पुर्तगालियों। जितनी डिटेल पुर्तगालियों के बारे में बनती है उस सारी डिटेल को आपको एक लेक्चर में देने का हम काम करेंगे। लगभग 20 लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को क्या हम कवर करने का काम करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 1498 भारत कौन आएगा, वास्को डी गामा भारत आएंगे, पुर्तगाली आएगा पहला। ठीक है ना। भारत में आने के बाद ये क्या करेगा, लगभग 3 महीने रुकेगा, व्यापार करेगा और वापस कहां जाएगा, पुर्तगाल जाएगा। पुर्तगाल जाने के बाद 1502 में वापस पुर्तगाली कहां है, वास्को डी गामा भारत आएगा। देखिए वास्को डी गामा 2 बार भारत आ रहा है, एक बार 1498 में आ रहा है, दूसरी बार कब आ रहा है, 1502 में आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या करेंगे, भारत के अंदर ये पुर्तगाली लोग अपनी फैक्ट्रियां लगानी स्टार्ट करेंगे। कहां पे लगाएंगे, पहली फैक्ट्री कोच्चिन में। कहां लगाएंगे, कोच्चिन के अंदर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे। जब ये ऐसा करेंगे उस वक्त इनको अपने गवर्नर भारत भेजने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनेगी, किस तरह का ट्रेड रहने वाला है, व्यापार कैसे रहेगा, उसको निर्धारित कौन करेंगे, इनके गवर्नर करेंगे। तो 1505 में कौन, 1505 में इनके एक गवर्नर आएंगे जिनका नाम होगा अल्मेडा। कौन भारत में आएंगे, अल्मेडा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इनका जब समय पूरा होगा 5 साल का, तो 1510 में अल्बुकरक आएंगे। 1510 में कौन आएंगे, अल्बुकरक भारत आएंगे। ठीक है ना। अब जब ये लोग भारत में आएंगे, देखिए पुर्तगाली भारतीयों को काफी कुछ देकर जाएंगे, कई बदलाव भारत में आएंगे। एक क्वेश्चन यहां से पूछा था, सबसे पहले और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो सबसे पहले भी कौन आए थे, पुर्तगाली भारत आए थे, और सबसे लास्ट में भी 1962 में कौन जाएंगे, गोवा से पुर्तगाली ही जाएंगे। तो भारत में जब ये लोग आए तो हम इनकी क्या पढ़ेंगे, हमें इनकी शांत जल की नीति पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने भारत में क्या चलाई थी, देखिए शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी देखेंगे। इन्होंने क्या है, भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का काम किया। इन्होंने खास करके अल्बुकर्क ने यह पॉलिसी निकाली थी कि आप भारतीय विधवाओं के साथ विवाह कीजिए, क्योंकि इनको पता है भारतीय अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो कभी भी आपका भारत में विरोध नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो इस तरह की इनकी गतिविधियां हम देखेंगे भारत में कैसे तंबाकू लेके आ रहे हैं, काजू भारत में लेके आएंगे, प्रिंटिंग प्रेस लेके आएंगे, आधुनिक ढंग से आभूषण बनाने की कला लेके आएंगे, कई सारी चीजें भारत में लेके आएंगे। और अंत में यह भी देखेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कंपनी देखते ही देखते एक लुटेरों की कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पुर्तगालियों को लूटपाट के लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना। इनकी जब खास करके हम ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति पढ़ेंगे तब इस चीज का जिक्र करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होंगे, 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी। ठीक है ना। 31 दिसंबर की डेट, 31 दिसंबर 1600 में कंपनी बनेगी। कितने साझेदार बनेंगे, लगभग यहां पे 217 क्या रहेंगे, साझेदार रहेंगे, जिनमें रानी खुद क्या होगी, शेयर पार्टनर इसके अंदर रहेगी। ठीक है ना। इनको एकाधिकार दिया जाएगा।
फिर हम क्या देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस भारत आएंगे। कैप्टन हॉकिंस भारत आके किसके दरबार में आएंगे, शाहजहां के दरबार में आएंगे, जिनसे इनके व्यापारिक परमिशन मांगने का काम करेंगे, पर इनको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। फिर क्या है, टॉमस रो भारत आएगा। कौन आएंगे, टॉमस रो भारत आएंगे व्यापारिक परमिशन लेने के लिए। ये अपने जिस काम के लिए इनको भेजा गया था उस काम में सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। आज पूरा 1947 तक एक बार हाईलाइटेड भारत को देखना है। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज फिर चलेंगे हम। तो टॉमस रो के बारे में देखेंगे, ये भी अपना काम का भारत में करेंगे और परमिशन ले लेंगे। फिर सूरत के अंदर ये अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करेंगे। थोड़ा सा दूसरी कंपनियों के ऊपर नजर डाल देते हैं। फिर क्या है, डच भारत में आएंगे। कब, 1602 में। ठीक है ना। उसके बाद कौन आएंगे, डेनिश भारत में आएंगे। डेनिश भारत में कब आएंगे, 1616 में डेनिश भारत आएंगे। फिर कौन आएंगे, फ्रांसीसी भारत आएंगे। कब, 1664 में आएंगे। और अंत में कौन आएंगे, स्वीडिश या स्वीडन के लोग भारत आएंगे। कब आएंगे, 1731 में भारत आएंगे। ये अलग अलग व्यापारिक कंपनियां क्या है, भारत में आएंगी। ठीक है ना। हालांकि जब हम डच की बात करेंगे तो डच का थोड़ा सा वर्चस्व भी देख लेंगे कि भारत में आने के बाद इन्होंने क्या है, मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी देखेंगे इनकी हम। ठीक है ना। फिर हम बेदरा का युद्ध देखेंगे, अंग्रेजों के साथ इनकी झड़प देखेंगे। देखिए, जब इतनी कंपनियां भारत में आ रही है, लगभग 6 की बात मैं कर रहा हूं, 5 मुख्य रूप से, स्वीडन को अगर आप निकाल भी दें तो 5 मुख्य रूप से देखने को मिलती। स्टार्टिंग में जब ये भारत आएंगे तो इनका आपस में क्या रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी। अंग्रेजों का पुर्तगालियों से भी टकराव रहेगा और फ्रांसीसियों के साथ तो वांडीवास का जब हम युद्ध देखेंगे तो देखेंगे काफी ज्यादा तनातनी इनके बीच में हमें देखने को मिलेगी। और जब ये आपस में सलट जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली बचेगी, तब ये क्या करेंगे, भारत को या भारत को शासन करने का काम शुरू करेंगे। भारतीय राजाओं को ये कमजोर करने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, इन्होंने सूरत के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली थी। ओके। उसके बाद जो बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूं, आज सिर्फ हाईलाइटेड बड़ी घटनाओं पे चलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक रॉयल मैरिज या शाही शादी की बात कर लेता हूं। रॉयल मैरिज होगी 1664 में। अब रॉयल मैरिज जब होगी तब क्या होगा, पुर्तगालियों की रानी कैथरीन, कौन, पुर्तगालियों की रानी कैथरीन, सॉरी राजकुमारी, रानी नहीं राजकुमारी कैथरीन की शादी होगी अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और दहेज में क्या मिलेगी, शाही शादी में बंबई मिलेगी। जब बंबई मिलेगी तो प्रिंस उसको नहीं रखने वाला, वो कंपनी को क्या दे देगा, किराए पे दे देगा। और यहां से अंग्रेजों की शक्ति क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि बंबई क्या है, एक व्यापारिक पतन है। व्यापारिक क्या है, पतन है, यानी क्या है, ये एक बंदरगाह है। ठीक है ना, जहां से भारत के अंदर व्यापार बढ़ने लगेगा। ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे आपस में इनमें युद्ध देखने को मिलेगा। कब, बेदरा का युद्ध देखेंगे, वांडीवास का युद्ध देखेंगे। फिर ये क्या काम करते हैं, बंगाल पे आक्रमण करना शुरू करते हैं। भारतीय संदर्भ में बात करें तो बंगाल का युद्ध महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। 1756, कब, 1756 में काल कोठरी की जो घटना को घटती है, हम काल कोठरी की घटना को देखेंगे। काल कोठरी की घटना क्या थी, और इसी काल कोठरी घटना के बाद 1757 में हम बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे। प्लासी का युद्ध क्या था, जिसके अंदर हम मीर जो जाफर था, कौन, मीर जाफर, इसके रोल को देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 1764 में
बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर क्या था। ठीक है ना, जिन महत्वपूर्ण डेट्स की बात कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ओके, पूरे मध्यकाल इतिहास को समझने से पहले इस चार्ट को समझना बड़ा जरूरी होता है कि घटना किस सीक्वेंस में घटती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं, बीच में से सीधा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उठा के बैठ जाते हैं, यही नहीं समझ में आता कि कौन सी घटनाएं घट कब रही है, और फिर एग्जाम हॉल में जाते ही गड़बड़ हो जाती है, याद ही नहीं आता कौन सी घटना कब घटी थी। ठीक है ना, तो बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे, इसको हम त्रिगुट, कौन सा, त्रिगुट युद्ध भी बोला जाता है। त्रियुद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये क्या करेंगे, तीन बड़े जो उस वक्त के राजा होंगे एक साथ युद्ध लड़ेंगे, और ये क्या है, तीनों के तीनों हार जाएंगे, और इसी हार के बाद भारत में क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का राज आरंभ हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मैसूर को देखेंगे, हैदर अली को देखेंगे, और उसके बेटे टीपू सुल्तान को देखेंगे। मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे। कितने युद्ध लड़े जाते हैं, मुख्य रूप से 4 युद्धों की बात करेंगे। कर दूं इसको साफ, ओके। हम क्या है, मुख्य रूप से जो 4 मैसूर के युद्ध होने वाले हैं उनके ऊपर अभी जिक्र करेंगे कि इन युद्धों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस तरह से 1799 में पूर्ण रूप से मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद खास तौर पे देखेंगे हम लॉर्ड वेनिजेली के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, देखिए मैसूर की बात कर लेते हैं कि मैसूर में क्या हुआ। एक तरफ क्या है, हैदर अली है जो क्या काम करते हैं, अंग्रेजों से युद्ध करने का काम करते हैं। 1767 में क्या होता है, पहला मैसूर युद्ध शुरू होता है, लगभग 2 साल तक क्या है ये युद्ध चलता रहता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, 1780 में दूसरा मैसूर वॉर स्टार्ट होता है, 4 साल ये युद्ध चलता है, और 1784 में इस युद्ध को क्या कर दिया जाता है, विराम दे दिया जाता है संधि के तहत। और इसी युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखते हैं। देखिए 1782 में टीपू सुल्तान हैदर अली क्या होगी, मृत्यु होगी। उसके बाद क्या है, 1790 में कौन सा बैटल, थर्ड बैटल शुरू हो जाएगा। कब चलेगा, 1792 तक चलेगा। 2 साल की लंबी युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच देखने को मिलेगा। और अंत में क्या है, 4th मैसूर वॉर कब देखने को मिलेगा, 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और यह युद्ध क्या है, मैसूर पूर्ण रूप से हार जाता है। उसके बाद हम क्या है, एंग्लो सिख युद्ध देखेंगे, क्योंकि पंजाब भी क्या है, भारत का एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके ऊपर अंग्रेज क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में जो टारगेट किया, भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को टारगेट किया, चाहे वो बंगाल रहा हो, क्योंकि बंगाल उस वक्त का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। क्योंकि बंगाल कोई छोटा सा नहीं था, आज इतना बड़ा नहीं था बंगाल। उस बंगाल में उड़ीसा भी ऐड कर दीजिए आप, और पूरा बांग्लादेश ऐड कर दीजिए, इतना बड़ा क्या था, अकेला बंगाल था। और ये क्षेत्र जो बंगाल वाला है, ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है ना, यहां से बंदरगाह भी मिल जाती है, तो इसलिए क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल को, मैसूर को ज्यादा टारगेट किया, और उसके बाद इन्होंने क्या है, पंजाब को टारगेट किया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, ये युद्ध देखने को मिलते हैं 1799 तक। उसके बाद क्या है, लॉर्ड वेनिजेली का समय आता है, जो क्या शुरू करेंगे, भारत में सहायक संधि का आरंभ करेंगे। सहायक संधि होती क्या थी, सहायक संधि के तहत इन्होंने भारतीय सेना को खत्म करने का काम किया, जिस भी राजा के पास जो सेना थी, और धीरे धीरे क्या कर दिया, अपनी सेना उस राज्य में बढ़ानी शुरू कर दी, और
इसी एवज में क्या हुआ, भारतीय राजा अपनी शक्ति खो चुके थे। ठीक है ना, अवध हो गया, सतारा हो गया, वो इसी तरह की उदाहरण है जिन्होंने लॉर्ड वेनेजिली द्वारा चलाई गई साइक संधि पे साइन करने का काम किया था। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, हम देखेंगे 1835 के में नई शिक्षा नीति लेके आएंगे, मैकाले नीति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, और मैकाले दंड संहिता भी भारत में आएगी, जिसके तहत क्या कर दिया गया, हम देखेंगे भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। और यहां तक कह दिया था मैकाले ने कि इस नीति के बाद आज से भारत के अंदर भारतीय नहीं अंग्रेजी पैदा होंगे। ठीक है ना, तो इन चीजों को देखेंगे। इनके बीच में हम राजा राम मोहन राय के रोल को भी देखेंगे भारत के अंदर। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक आंदोलन भी चलेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम क्या है, अनेक किसान आंदोलन होंगे, उन किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये आंदोलन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, 1857 में क्या होगा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, और अंग्रेजों की भाषा में बोलूं तो एक सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह होगा। जबकि वास्तव में क्या था, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको हम विस्तार से देखने का काम करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1885 में हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और देखेंगे जिस कांग्रेस को स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने सुरक्षा घेरे का नाम दिया था, वो आगे जाके किस तरह से अंग्रेजों के लिए घातक साबित होता है। ठीक है ना, और इसके होने वाले जो अधिवेशन थे, क्योंकि जब कांग्रेस बनेगी तो इसके अधिवेशन भी होंगे, इन अधिवेशन के ऊपर एक स्पेशल से हम चर्चा करने का काम करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, बड़ी घटनाओं की बात करें तो हम देखेंगे प्रेस के ऊपर रोक लगाई जाएगी, क्यों लगाई गई, और उसके बाद इसके मुक्तिदाताओं के ऊपर भी जिक्र करेंगे, प्रेस को किस तरह से मुक्त करवाया गया। फिर ऐसे करते करते हम एंटर करेंगे 1905 में, जहां हम बंगाल विभाजन देखेंगे। बंगाल जब विभाजन देखेंगे उससे पहले हम बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे, दादा भाई नारोजी को देखेंगे। ठीक है ना, जो दूसरे योद्धा इस वक्त सामने आ रहे थे, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, जिक्र करने का काम करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद में हम 1906 में मुस्लिम लीग को देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना पे बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में किस तरह का एक नया बदलाव आ रहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, किसके द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है ना, 1907 के अंदर हम फिर कांग्रेस विभाजन को देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, किस तरह से गरम दल और नरम दल बन गया था। इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करने का काम करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या देखेंगे, होम रूल आंदोलन को देखेंगे। पर होम रूल आंदोलन से पहले 1911 में दिल्ली दरबार देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया। ठीक है ना, कौन सी घटनाएं घटी। उसके बाद हम प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में होगा, कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था और इसके भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा, महात्मा गांधी की सोच क्या थी, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या है 1914 से लेके 18 के बीच में क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, पहला विश्व युद्ध देखेंगे। उसके बाद क्या है, 1915 में महात्मा गांधी को भारत में ला देंगे, महात्मा गांधी के फिर रोल को पढ़ेंगे। 1916 में क्या है, होम रूल आंदोलन चलवा देंगे, जिसके अंदर हम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करने का काम करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे 1916 में हम क्या है, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी
उनके बीच में लखनऊ पैक्ट की बात कर लेंगे कि लखनऊ पैक्ट क्या था, किस तरह से कांग्रेस, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पे आने का काम करते हैं, किस तरह से उनमें सहमति बनेगी। फिर हम रोल्ट एक्ट को देखेंगे कि रोल्ट एक्ट क्या था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खास करके इसके जो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर 1919 का 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला वाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, और इससे पहले महात्मा गांधी के जो दूसरे आंदोलन रहेंगे, चाहे वो खेड़ा आंदोलन होगा, ठीक है ना, चाहे वो मिल्स का मामला रहेगा, अहमदाबाद, इसका अहमदाबाद का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। चंपारण की बात करेंगे, चंपारण आंदोलन का जिक्र करेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे तीनों के तीनों। उसके बाद महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1922 की चोरा चोरी जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर नजर डालने का काम करेंगे कि ये क्या था। ओके, फिर उसके बाद क्या है, 1923 के अंदर हम जब चोरा चोरी हत्याकांड हो जाएगा, उसके बाद आंदोलन स्थगित हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है, स्वराज पार्टी को देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन किस तरह से किया गया, इसमें मोतीलाल नेहरू के योगदान को हम जिक्र करने का काम करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे। किसकी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बात करेंगे, ये क्यों बनाई गई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम साइमन कमीशन की बात करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, ये भारत क्यों आया, ठीक है ना। इसके अंदर हम लाला लाजपत राय जी के ऊपर जिक्र करेंगे कि लाला लाजपत राय जी का इसमें क्या योगदान रहा और किस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। उनका बदला लेने के लिए सांड्रस को गोली मारने वाली घटना की बात हम भगत सिंह पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम गोलमेज सम्मेलन को जिक्र करेंगे कि गोलमेज सम्मेलन किस तरह से होगा, ठीक है ना, जो कि 3 अलग अलग गोलमेज सम्मेलन देखे गए थे। उसके बाद हम 1931 का पूना पैक्ट देखेंगे। पूना पैक्ट क्या था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम महात्मा गांधी का क्या है, नमक आंदोलन देखेंगे। नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के ऊपर जिक्र करेंगे। उसके बाद क्या है, भारत में 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि यह अधिनियम क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जब संविधान बनेगा तो संविधान बनने के बाद ज्यादातर जो अनुच्छेद होंगे वो कहां से उठाए जाएंगे, 1935 के अधिनियम से उठाए जाएंगे। तो इस नजर से देखा जाए तो महत्वपूर्ण ये आंदोलन रहेगा। ओके, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का रोल आ जाएगा ज्यादा। सुभाष चंद्र बोस के रोल की बात करेंगे तो हम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, उन्हीं के नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बात करेंगे इन चीजों के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह करते करते हम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन पे आएंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे पाकिस्तान की मांग किस तरह से ज्यादा बढ़ने लगी थी। साथ में हम जिक्र क्या करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर नजर डालेंगे। और अंत में हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 को देश क्या करा देंगे, आजाद करवा देंगे। इससे पहले क्या होगा, भारत का विभाजन देख लेंगे। फिर हम संविधान सभा के ऊपर जिक्र करेंगे। इस तरह से हम भारत के क्या है, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो
ये अभी आज हमने हाईलाइटेड ये जानने की कोशिश की कि भारतीय इतिहास को पढ़ा कैसे जाए, और उसके बाद हमने क्या देखा, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटती और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना। आप चाहे एचपीएससी का आगे एग्जाम दे लेना, आगे ग्राम सचिव का पेपर भी होना है, पटवारी के भी होने हैं, कई दूसरे एग्जाम हरियाणा स्तर के होने हैं, एसएससी की भी अनेक पोस्टें निकलने वाली है, कुछ निकली हुई है, तो उनमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट जरूर आएगा। और हर बार जो सिलेक्शन है वो 1-2 नंबर से रह रहा है, तो वो जो 1-2 नंबर है वो एक वीक जोन क्या है, हरियाणा जीके, जैसे हरियाणा की बात करूं मैं, एचएससी की बात करूं या एचपीएससी की बात करूं, तो हरियाणा जीके का कंटेंट तो अच्छी तरह से रट लेते हैं, पर मॉडर्न हिस्ट्री का और ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, यहां की गड़बड़ होती है। तो इसी चीज को क्या है, डिटेल में पहले समझना जरूरी होता है। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री की समझ को बताता है। पहले समझना जरूरी है ना कि हमें करना क्या है। किसी ने कहा है ना, डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड। पहले डायरेक्शन निर्धारित किया आज हमने, अब स्पीड अपने आप बना लेंगे, ठीक है ना। स्पीड बनानी अपने हाथ में है, डायरेक्शन पहले निर्धारित करना बड़ा जरूरी था, और डायरेक्शन हमने आज देख ली कि किस तरह से हमें पढ़ना है, किस फ्लो में चलना है। 15-20 लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने का काम करेंगे। विश्वास से कहता हूं एक भी क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा, और अंतिम जो लाइक कमेंट शेयर का है वो आपको कहना नहीं भूलूंगा, और आप करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।